हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे इंडियन पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत की 6th एडिशन की बुक है, इसकी हैंड रिटन समरी नोट्स का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स। इससे पहले मैंने यहाँ पे 2 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो आप एक बार जाकर चेक कर सकते हो। उसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई है इसी चैनल पर। यूपीएससी परसिवरेंस मेरा चैनल है। सो थर्ड पार्ट में हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स ये पार्ट थर्ड में आता है ना। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 हमने पढ़ा। यहाँ पे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक यहाँ पे है फंडामेंटल राइट्स में। सो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे आज। पार्ट थर्ड में क्या आता है, ये पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। पार्ट थर्ड को यहाँ पे कॉर्नर स्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं पार्ट थर्ड को। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब किसको क्या बोलते हैं, किस पार्ट को। क्योंकि अभी यूपीएससी प्रीलिम्स में पार्ट 4 के बारे में आया था। पार्ट 4 किससे रिलेटेड है, सो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आया था डीपीएससी से रिलेटेड। वो आगे पढ़ेंगे हम। यहाँ पे दिया भी है पार्ट 4 के बारे में डीपीएसपी। ये कॉन्सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं पार्ट 4 डीपीएसपी को। इसका एम क्या है फंडामेंटल, ये पार्ट थर्ड का मतलब जो यहाँ पे दिया है, इस्टेब्लिश अ गवर्नमेंट ऑफ द लॉज नॉट ऑफ द मेन। मतलब जो गवर्नमेंट है वो लॉज की है, वो इंसानों की नहीं है, मतलब इसमें मेंस की नहीं है, ऐसा बोला गया है। इसका एम है इस्टेब्लिश करने के लिए। और यहाँ पे जो फंडामेंटल है ये गारंटेड और प्रोटेक्टेड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, मतलब ये प्रोटेक्ट किए जाते हैं फंडामेंटल राइट्स। और यहाँ पे फंडामेंटल जो लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड भी है यहाँ पे। फंडामेंटल आल्सो इन द सेंस दैट आर मोस्ट एसेंशियल, मतलब है फॉर ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब हर इंडिविजुअल, प्रत्येक इंसान की, मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ये जरूरी है फंडामेंटल राइट्स, ऐसा बोला गया है। आर्टिकल 12 में आती है, यहाँ पे डिफाइन किया गया स्टेट क्या है। अभी पिछले मतलब कुछ दिनों के बाद में पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया था कि यूनाइटेड नेशन यूएन जो है वो स्टेट के कैटेगरी में नहीं आया था, ऐसा यहाँ पे उन्होंने वर्डिक्ट दिया था। क्योंकि स्टेट में यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड किया है ये आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेटिव स्टेट है, ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज़ है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 12 में दिया है स्टेट किसको मतलब डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 13 में यहाँ पे लॉ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। आर्टिकल 13 ये डिक्लेयर करता है ऑल लॉज, जो भी लॉज हैं ये इनकंसिस्टेंट है विद द डेरोगेशन ऑफ द एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, ये शॉल बी वॉइड। यहाँ पे फंडामेंटल राइट से जो इनकंसिस्टेंट है उसे वॉइड करार यहाँ पे दिया गया है। एम्बिट ऑफ द लॉ क्या है, परमानेंट लॉ इनेक्ट किया जाएगा बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा। टेम्प्रेरी लॉ और जो ऑर्डिनेंस इशू किए जाते हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर द्वारा, और जो ऑर्डर होते हैं, बाय लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं एज ए नोटिफिकेशन, ऐसा यहाँ पे एम्बिट जो लॉ है उसके एम्बिट में आता है। और जो नॉन लेजिस्लेचर सोर्सेज ऑफ द लॉज एंड जो कस्टम्स वगैरह है, इट्स यूसेजेस, ये फेस ऑफ द लॉ इसके एम्बिट में आता है। और इसके बाद में राइट टू इक्वलिटी, ये आर्टिकल 14 से लेकर 18, ये आपको पता होना चाहिए। इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये आर्टिकल 14 में आता है। मतलब हर कोई लॉ, मतलब लॉ के पहले आते हैं और इक्वल प्रोटेक्शन यहाँ पे दिया जाएगा, मतलब इक्वल है सभी के लिए लॉ, यहाँ पे ऐसा बोला गया है। और यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा सभी को। और जो स्टेट है शॉल नॉट, मतलब डिनाई नहीं कर सकता किसी भी इंसान को। इक्वलिटी बिफोर द लॉ है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ है, मतलब हर एक के लिए एक ही कानून है और इक्वल है, किसी भी कोई भी इंसान हो। पर्सन जो इंक्लूड होते हैं सिटीजन्स, फॉरेनर्स एज वेल एज लीगल पर्सन हो, मतलब फॉरेनर्स भी है, सिटीजन्स भी होते हैं। राइट टू इक्वलिटी ये सभी के लिए है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इस ये कुछ दिया है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हो और मैं भी आपको यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करूँगा। सो ये इंपॉर्टेंट है। इक्वलिटी बिफोर लॉ ये ब्रिटिश ओरिजिन्स का है, नेगेटिव कंसेप्ट है। ये प्रोहिबिट करता है स्पेशल ट्रीटमेंट, मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देता है। इट इज़ वन ऑफ द एक्सेप्ट ऑफ द रूल्स ऑफ द लॉ बाय द प्रोफेसर डाइसी द्वारा यह दिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन लॉ ये क्या है, ये यूएस का ओरिजिन है। सो ऐसे आपको कंपेरिजन पता होना चाहिए। ये आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है या फिर आपके मेंस या फिर इंटरव्यू के लिए काम में आ सकता है। यूएस ओरिजिन का है, पॉजिटिव कंसेप्ट है। इक्वलिटी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ ये पॉजिटिव कंसेप्ट है। यह लॉ करता है स्पेशल ट्रीटमेंट।
और ये इक्वल ट्रीटमेंट देता है अंडर द इक्वल सर्कमस्टांसेस, परमिट करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन ऑफ द पर्सन, ऑब्जेक्ट्स एंड ट्रांजैक्शन बाय द लॉ। उसके बाद में रूल ऑफ लॉ के बारे में यहाँ पे दिया है, यहाँ पे जो कोई भी मतलब पर्सन है वो पनिश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वो ब्रीच नहीं करता है, लॉ को तोड़ता नहीं है, कानून को तोड़ता नहीं है। एवरीवन यहाँ पे इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सब बराबर है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रिजल्ट ऑफ द राइट ऑफ द इंडिविजुअल रादर दैन द कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग द सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब ये एक राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल है, ना कि एक इंडिविजुअल्स का सोर्स है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट यहाँ पे अप्लीकेबल है टू द इंडियन सिस्टम। और जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रूल ऑफ लॉ एक बेसिक स्ट्रक्चर फीचर बोला गया है, और यहाँ पे अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है रूल ऑफ लॉ को। उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्शन कुछ दिए गए, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर्टिकल 361 में यहाँ पे यहाँ पे एक्सेप्शन है। और जो फॉरेन डिप्लोमेट हैं UNO के एट्सेट्रा, उनको मतलब यहाँ पे दिए गए कुछ एक्सेप्शन रखे गए। आर्टिकल 31C ये प्रोवाइड करता है लॉ मेड बाय द स्टेट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। एंड DPSP यहाँ पे कंटेंट क्या है, क्लॉज B एंड C ऑफ द आर्टिकल 39, ये कैनॉट भी मतलब चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। आर्टिकल 39 ये ध्यान में रखना। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सेप्शन पता होना चाहिए हर आर्टिकल के, मतलब किसी मतलब ये एक्सेप्शन दिए गए हैं वो आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 15 में यहाँ पे ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टन ग्राउंड्स। अब ये ग्राउंड्स क्या हैं, किसी भी रिलीजन का हो, रेस का हो, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लायबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन एज अ कंडीशन विद द रिगार्ड। ये मतलब आपको किसी शॉप में एक्सेस करने के लिए नहीं रोका जा सकता है, पब्लिक रेस्टोरेंट में, होटल में, प्लेस ऑफ द पब्लिक एंटरटेनमेंट, या फिर जो कुएँ होते हैं, टैंक्स होते हैं, बाथिंग घाट्स, रोड, प्लेस ऑफ पब्लिक एंड जो आपको मतलब यहाँ पे किसी भी मतलब मेंटेन करने से नहीं रुका जाएगा पार्टली बाय द स्टेट फंड, ऐसा बोला गया है। थोड़ा हैंडराइटिंग पे मत जाना, मैं जो बोल रहा हूँ आप उसके तरफ ध्यान दो। यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन दिया है, स्पेशल फेवर दिया जाएगा SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन, जो दलित लोग वगैरह हैं, स्पेशल फेवर दिया जाएगा वुमेन एंड चिल्ड्रंस को, ऐसे एक्सेप्शन आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 16 में यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बोला गया है, क्योंकि कोई भी सिटीजन को यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, इन एलिजिबल फॉर द एनी एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ पे रोका नहीं जाएगा अंडर द स्टेट ऑन ग्राउंड ऑफ द ओनली, यहाँ पे पता होना चाहिए रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस के तहत। और जो भी एक्सेप्शन यहाँ पे दिए हैं उसके बारे में देखते हैं। पार्लियामेंट यहाँ पे प्रिस्क्राइब कर सकता है रेसिडेंट एज अ कंडीशन ऑफ द सर्टन एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट और UT एज अ लोकल अथॉरिटी। और स्पेशल फेवर यहाँ पे दिया जा सकता है SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन को। रिलीजन को भी यहाँ पे मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता इन स्पेशल केसेस। एग्जाम्पल यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ द इमाम्स इन मदरसास। सो ये कुछ एक्सेप्शन दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, ये क्वेश्चन आया भी था UPSC प्रीलिम्स में। आर्टिकल 17 में यहाँ पे दिया गया है अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स करता है इट्स प्रैक्टिसेस इन एनी फॉर्म। अब जो एक्ट है ये ऑफेंसिव है एज पर द प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट्स एक्ट 1955, प्रिवेंट करता है एनी पर्सन फ्रॉम एंटरिंग एनी प्लेसेस ऑफ द पब्लिक वर्शिप। किसी को भी मतलब यहाँ पे रोका नहीं जाएगा, डिनाई नहीं करेंगे एक्सेस टू एनी शॉप, होटल, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, रिफ्यूज़ नहीं करेंगे एडमिट करने के लिए पर्सन जो भी हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, हॉस्टल्स में इस्टेब्लिश किए गए फॉर द पब्लिक बेनिफिट के लिए, यहाँ से मतलब यहाँ जाने में किसी को रोका नहीं जाएगा। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत का मतलब यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद में इंसल्ट नहीं किया जाएगा पर्सन बिलोंग टू द SC ऑन ग्राउंड ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी अनटचेबिलिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पे कुछ मतलब ये नहीं करेंगे, किसी को मतलब रोक टोक नहीं करेंगे, रिफ्यूज़ नहीं करेंगे किसी को मतलब गुड्स वगैरह जो होते हैं सेल्स करने के लिए, वेंडर सर्विसेज के लिए। पनिशमेंट यहाँ पे देने की बात कही है, 6 महीने का मतलब पनिशमेंट होगा, फाइन होगा अप टू 500 एंड बोथ। यहाँ पे कन्विक्ट किया गया है पर्सन जो डिस्क्वालीफाइड होगा फॉर द कंटेस्टिंग द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एज स्टेट लेजिस्लेचर। उसके बाद में यहाँ पे एबोलिशन ऑफ द टाइटल्स, आर्टिकल 18 के बारे में देखते हैं। अबोलिशन ऑफ द टाइटल आर्टिकल 18 में यहाँ पे दिया है, ये प्रोविजंस यहाँ पे दिए हैं कुछ, यहाँ पे प्रोहिबिट्स नहीं किया जाएगा स्टेट फ्रॉम कन्फर्मिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक। यहाँ पे प्रोहिबिट नहीं किया जाएगा किसी भी सिटीजन्स को ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। और यहाँ पे जो
प्रोहिबिट किया गया है सिटीजन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट से, और यहाँ पे प्रोहिबिट किया गया स्टेट को, मतलब जो कन्फर्म करते हैं एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक के लिए, और जो नो फॉरेनर है यहाँ पे जो अंडर स्टेट के मतलब यहाँ पे रिसीव नहीं कर सकते एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विद कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, यहाँ पे जो अवार्ड दिए जाते हैं उसका मतलब टाइटल का यूज़ नहीं किया जा सकता है, और क्योंकि सभी मतलब यहाँ पे इक्वल है, ये मैंडेटरी नहीं है कि मतलब यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, मतलब जो जिनको भी मिले हैं वो लगा नहीं सकते, इस टाइटल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। राइट टू फ्रीडम के बारे में यहाँ पे आर्टिकल 19 एंड 22 में दिया है। फ्रीडम ऑफ द स्पीच एट्सेट्रा आर्टिकल 19 में है। यहाँ पे ओरिजिनली यहाँ पे 7 राइट्स थे, ये इंपॉर्टेंट है फ्रीडम ऑफ द स्पीच। आर्टिकल 19 1 से लेकर 0 से लेकर 9 में यहाँ पे आर्टिकल 1 से लेकर F ऐसा यहाँ पे दिया है। और राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी ये अबोलिश कर दिया गया था, अब इसे लीगल राइट्स बनाया गया है। अभी फ़िलहाल में 6 राइट ही है फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड, आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। और ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, यहाँ पे पीसफुली और विदाउट आर्म्स, मतलब यहाँ पे असेंबल हो सकते हैं, जमा हो सकते हैं, कलेक्ट हो सकते हैं, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं हम एज अ यूनियन और एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये ऐड किया गया था यहाँ पे 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में, सो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। यहाँ पे फ्रीली मूव कर सकते हैं हम इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, कहीं पर भी इंडिया में कहीं पर भी मतलब घूम सकते हैं, जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, रिसाइड कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। और यहाँ पे एक्वायर कर सकते हैं प्रॉपर्टी, या अबोलिश कर दिया था, सो ये भी ध्यान में रखना। राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी ये अभी नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, अबोलिश कर दिया गया था। और 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में यहाँ पे। और राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, टू कैरी और एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, तो ये ध्यान में रखना। सिर्फ 6 ही है यहाँ पे राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड यहाँ पे, ठीक है, सो ध्यान में रखना। राइट टू प्रॉपर्टी मतलब अबलिश कर दिया गया था। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट, ये ध्यान में रखना। एवरी सिटीजन्स को यहाँ पे मतलब राइट है एक्सप्रेस करने के लिए करने का, उनके व्यूज़, ओपिनियंस, बिलीव्स, जो कन्विक्शंस है, फ्रीली वो अपने वर्ड्स के द्वारा, माउथ, राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चरिंग और एनी अदर मेथड जो है उसके द्वारा वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द सोवरेनिटी, मतलब आज़ादी और इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द फॉरेन ट्रेड स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ऐसे कुछ स्पेशल मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, क्योंकि हमारा मतलब है ना सॉवरेनिटी है, मतलब अदर कंट्री के साथ में रिलेशनशिप वगैरह है, पब्लिक ऑर्डर्स है, कुछ डिसेंसी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशंस वगैरह है, सो ये ध्यान में रखना। फ्रीडम ऑफ असेंबलीज है, हमें इंक्लूड करता है राइट टू होल्ड पब्लिक मीटिंग, डेमोस्ट्रेशन, टू टेक आउट पोसेशन। और यहाँ पे राइट्स में यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है राइट टू स्ट्राइक, ये राइट नहीं है, ध्यान में रखना। राइट टू स्ट्राइक मतलब स्ट्राइक नहीं कर सकते हम, इसका अधिकार नहीं है हमें। और रेस्ट्रिक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ द पब्लिक ऑर्डर एंड सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। मेंटेनेंस ऑफ द ट्रैफिक इन द एरिया ऑफ, अभी ये हुआ था दिल्ली में, बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा हो गए थे, मुझे वर्ड याद भी नहीं आ रहा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कर सकते हो, अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा है। सो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, सो ये इंक्लूड किया गया है यहाँ पे। राइट टू फार्म, पॉलिटिकल पार्टीज, क्लब्स, कंपनीज, पार्टनरशिप, फर्म, सोसाइटी, ट्रेड यूनियन और एनी बॉडी ऑफ द पर्सन, यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी दिए गए फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मॉडरेटी, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। सो ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, ऐसा नहीं है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन दिया तो मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं। और जो मतलब ट्रेड यूनियन होते हैं, नो गारंटेड राइट टू इफेक्टिव बार्गेनिंग और द राइट टू स्ट्राइक और डिक्लेयर लॉकआउट मतलब बंद नहीं कर सकते, उन पर भी मतलब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं। फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ द रेसिडेंस, इसके बारे में बताना चाहिए। रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं यहाँ पे ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक एंड इंटरेस्ट ऑफ द एनी स्किल्ड ट्राइब।
यहाँ पे फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल, इंटरनल इनसाइड ऑफ द कंट्री एंड एक्सटर्नल मूव आउटसाइड कंट्री और बैक टू द कंट्री. फर्स्ट डायमेंशन इज कवर्ड अंडर द आर्टिकल 19 एंड सेकंड अंडर द आर्टिकल 21. फ्रीडम ऑफ द प्रोफेशन भी यहाँ पे दिया है, रिस्ट्रिक्शन द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, बट प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी है. और यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है राइट टू कैरी ऑन प्रोफेशन और बिजनेस दैट इमोरल और डेंजरस, जो मतलब खतरनाक है और इमोरल है, मतलब उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है. सो ऐसे मतलब प्रोफेशन को फ्रीडम नहीं दिया गया है. सो ये भी ध्यान में रखना. प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन ऑफेंसेस, आर्टिकल 20 यहाँ पे ग्रांट करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्ररी और एक्सेसिव पनिशमेंट टू द अक्यूज पर्सन, जहाँ पे वेदर द सिटीजन्स और फॉरेनर एज अ लीगल पर्सन. इट कंटेन्स 3 प्रोविजंस यहाँ पे दिए हैं. नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब है जो भी रेट्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल रेगुलेशन है, अंडर दिस रूल नो पर्सन कैन बी पनिश विद द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस इम्पोज की गई ओनली ऑन द क्रिमिनल केसेस, नॉट द सिविल्स लॉ और द टैक्स लॉ. क्रिमिनल केसेस पर ही होगा, यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस इम्पोज की गई है. सिविल और टैक्स लॉज पे यहाँ पे नहीं किया गया है. मतलब आप टैक्स नहीं भी भरा तो आपको कुछ मतलब जेल वगैरह नहीं होगी. इम्यूनिटी कैनॉट बी क्लेम इन केस ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन, और जो नो डबल जेओपार्डी, मतलब नो पर्सन मतलब यहाँ पे प्रोसिक्यूट और पनिश नहीं किया जाएगा सेम ऑफेंस के लिए मोर देन वंस. सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है. मतलब कि एक जो गुनाह करते हैं हम, उसके लिए हमें एक ही बार पनिशमेंट मिलेंगे. और यहाँ पे जो अवेलेबल है ओनली प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट ऑफ द लॉ और द जुडिशियल ट्रिब्यूनल. नो सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कोई भी एक्यूज है एनी ऑफेंस, मतलब कंपेल नहीं, खुद ही मतलब गवाह नहीं बन सकता खुद के लिए, ऐसा यहाँ पे बोला गया है. एक्सटेंड कर सकते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग और नॉट टू द सिविल प्रोसीडिंग, मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग ही एक्सटेंड किए जा सकती है, सिविल नहीं कर सकते हैं. प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 में ये दिया, ये इंपॉर्टेंट है. नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ. और यहाँ पे मेनका गांधी केस 1978 का है. सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा था प्रोटेक्शन अंडर द आर्टिकल 21 शुड बी अवेलेबल नॉट ओनली अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन बट आल्सो अगेंस्ट द आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन पर भी, मतलब ये है. मेनका गांधी का केस ध्यान में रखना 1978 का, जब आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन अंडर द आर्टिकल 21 के बारे में है. और जो कोर्ट ने यहाँ पे कहा था राइट टू लाइफ, ये एम्बॉडीड है आर्टिकल 21 के तहत, और ये इसे मतलब कन्फाइंड नहीं किया जाएगा टू एनिमल एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल, बट इट इंक्लूड्स विद इन इट्स एम्बिट द राइट टू लिव with the human dignity and those aspects of the life which go to make a man's life meaningful, complete and well living. मतलब डिग्निटी के साथ में हम अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पे बोला गया है. मीनिंगफुल एंड कंप्लीट वेल्थ ऑफ लिविंग, ऐसा मैंस का मतलब जो इंसानों की मतलब लाइफ है के बारे में ऐसा बोला गया है. उसके बाद में यहाँ पे फॉलोइंग राइट्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए आर्टिकल 21 में. राइट टू हेल्थ है, ये इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंट न्यूज़ में थे. राइट टू शेल्टर, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट टू इंफॉर्मेशन. उसके बाद में राइट टू एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं. आर्टिकल 21 यहाँ पे स्टेट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द ऑल चिल्ड्रन जो 6 और 14 साल के एज के में आते हैं, इन सच मैनर एज अ स्टेट में डिटरमाइन. ये एलिमेंट्री एजुकेशन यहाँ पे फंडामेंटल राइट है, ऐड किया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में. जो मतलब इसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेंट था एक प्रोविज़न फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 45 ऑफ द पार्ट 4 में ये दिया था. हाउएवर इट वाज नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, बट इसे मतलब अभी ऐड किया गया. इन परस्यूएंस ऑफ द आर्टिकल 21 पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया गया राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 को आया था. प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 22 के बारे में यहाँ पे दिया है. ऑर्डिनरी लॉ एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में देखते हैं. सो ऑर्डिनरी लॉ में यहाँ पे बोला गया है कि राइट टू इन्फॉर्म ऑफ द ग्राउंड ऑफ द अरेस्ट, मतलब इन्फॉर्म करना है हमें उस इंसान को, मतलब किस इस मतलब ग्राउंड पे मतलब उसको मतलब अरेस्ट कर रहे हैं. राइट टू कंसल्ट किया जाएगा, डिफेंड किया जाएगा बाय द लीगल प्रैक्टिशनर्स द्वारा. राइट टू बी प्रोड्यूस मतलब बिफोर मतलब मैजिस्ट्रेट 24 आवर, जिसमें एक्सक्लूड मतलब टाइम जो जर्नी है वो टाइम नहीं लगेगा.
उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, बट 24 आवर्स के पहले मतलब उसे मतलब मैजिस्ट्रेट के सामने लाना है, प्रेजेंट करना है। राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर, अगर वहाँ पे अनलेस द मैजिस्ट्रेट ऑथराइजेस फर्दर डिटेंशन, अगर मतलब यहाँ पे मैजिस्ट्रेट ने बोला है कि फर्दर डिटेंशन के लिए, तो आपको उसको रिलीज़ भी करना है। यहाँ पे अवेलेबल नहीं है ये एलियंस जो फॉरेनर हैं, पर्सन अरेस्ट अंडर द प्रिवेंशन डिटेंशन के लिए। उसके बाद में ये राइट आप ध्यान में रखना, ऑर्डिनरी लॉ। और प्रिवेंटिव डिटेंशन में यहाँ पे जो डिटेंशन है कांट वी एक्सीड, मतलब 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगा, पर सफिशेंट कॉज अगर नहीं होगा फॉर द फर्दर एक्सटेंडेड डिटेंशन के लिए, मतलब कुछ सबूत वगैरह नहीं होंगे, सो यहाँ पे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा 3 महीने के बाद में। ग्राउंड्स ऑफ द डिटेंशन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेन्यू, मतलब उनके साथ में यहाँ पे मतलब ये कम्युनिकेट किए जाएंगे। जो डिटेन्यू है शुड बी अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक द रिप्रेजेंटेटिव अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। सो ये हमने देखा आज वीडियो में। इसके आगे हम फंडामेंटल राइट में ही आगे हम यहाँ पे राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट्स में, पार्ट 4 में। सो आगे भी मतलब हम पढ़ेंगे, DPSP आएगा, बहुत सारे टॉपिक्स हम मतलब यहाँ पे कवर करेंगे। सो इसकी भी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा ये पार्ट 3 की। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।